द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं ऋषि भारद्वाज। जैसा कि आप जानते हैं, ऋषि अमेरिका में पीएचडी कर रहे हैं और आज मैं उनसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वो 1889 में पैदा हुए और उनकी डेथ 1964 में हुई। वो 15 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने पहले हैरो स्कूल में और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। और मैं ये बताता चलूं कि हैरो स्कूल बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है लंदन में, और ये कायम हुआ था 1572 में। पंडित जी 1912 में कांग्रेस में शामिल हुए और उनके वालिद पंडित मोतीलाल नेहरू, वो भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, वो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और शायद ये वाहिद एग्जाम्पल है कि बाप बेटा दोनों जो हैं एक एक से ज्यादा टर्म्स के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स बने। सो ऋषि, आप कैसे देखते हैं पंडित नेहरू के करियर को, उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी फिलॉसफी को? जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से पढ़ के आते हैं और वो साइंस की एक डिग्री लेके आते हैं, पर उसका वो कभी प्रोफेशनली इस्तेमाल नहीं करते। वो लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, पर उसमें भी उनका कुछ ज्यादा मन नहीं लगता है। एंड ही फाइंड्स इट इंटेलेक्चुअली नॉट वेरी स्टिमुलेटिंग, और काफी बोरिंग लगता है उनको एटमॉस्फेयर लीगल फ्रेटर्निटी में। तो खास वो ज्यादा उसमें जो है टाइम डिवोट नहीं करते हैं, और वो पॉलिटिक्स इंस्टेड ही जॉइंस। Or by the end of 1920s, he becomes one of the most prominent young leaders of the Congress Party, uh, along with Subhash Chandra Bose. तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए पुश करते हैं कांग्रेस पार्टी में, और गांधी जी से कहते हैं कि जो जवान लोग हैं ये लोग लड़ेंगे अगर, तो ये टोटल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे, ये आजादी के लिए लड़ेंगे, कोई डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं लड़ेगा। हम लोग कैसे जाके बोले युवाओं को कि आप डोमिनियन स्टेटस के लिए संघर्ष करिए, तो आजादी के लिए ही संघर्ष करेंगे। सो कांग्रेस शुड अडेप्ट द रेजोल्यूशन ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस। तो गांधी जी के शुरुआती रिजर्वेशंस के बावजूद 1929-30 में फाइनली कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्सेप्ट करती है टोटल इंडिपेंडेंस को के रेजोल्यूशन को। और जनवरी 26, 1930 को जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस का झंडा लाहौर में लहराते हैं और टोटल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। और उस साल से हर साल जनवरी 26 को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। जब इंडिया आजाद हो जाता है तो उसी इवेंट को रिस्पेक्ट देते हुए जनवरी 26 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स होता है, और उसको रिपब्लिक डे के तौर पे आज तक मनाया जाता है। उसी टाइम भगत सिंह भी आते हैं सीन पर, और भगत सिंह एक आर्टिकल लिखते हैं 1928 में, नए नेताओं के अलग अलग विचार। तो उसमें वो कंपेयर करते हैं सुभाष चंद्र बोस को और जवाहरलाल नेहरू को। तो वो भगत सिंह लिखते हैं कि इस टाइम कांग्रेस में दो युवा नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। वो भगत सिंह कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आजादी इसीलिए हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो वेस्ट के रहने वाले हैं, इसीलिए ब्रिटिशर्स को रूल करने का हक नहीं है इंडिया पर। तो वो लिखते हैं भगत सिंह कि जवाहरलाल नेहरू एक रेवोल्यूशनरी है, जबकि सुभाष चंद्र बोस को एक वो इमोशनल यंग मैन बताते हैं। वो ये लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस दिल को तो बहुत कुछ देते हैं, पर दिमाग को, मानसिक खुराक को नहीं देते हैं कुछ भी। और जवाहरलाल नेहरू के लिए आजादी जो है वो एंड नहीं है, इट इज जस्ट अ टूल, इट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू चेंज द सोसाइटी, टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। तो वो उनके लिए सिर्फ एक माध्यम है सोसाइटी को चेंज करने का। तो इसीलिए अगर युवाओं को इनकलाब का असली मतलब समझना है तो उन्हें जवाहरलाल नेहरू के पास जाना होगा। तो वो पूरा ही प्रेजेस जवाहरलाल नेहरू इन द आर्टिकल, और रेवोल्यूशनरीज के काफी करीब थे जवाहरलाल नेहरू। इवन भगत सिंह की फांसी के पहले भगत सिंह जो दो कांग्रेसी नेताओं का शुक्रिया अदा करते हैं उनके केस में इंटरेस्ट लेने के लिए, तो वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ही थे। इवन रेवोल्यूशनरीज से जेल में मिलने भी जवाहरलाल नेहरू जाते हैं। सो ही वाज वेरी क्लोज
to the revolutionaries, and the revolutionaries respected him a lot. अच्छा ऋषि, ये भी मैं बताता चलूं कि पंडित नेहरू की वालदा, उनकी मदर का ताल्लुक भी लाहौर से था, लाहौर से था, तो लाहौर से भी उनको एक इस लिहाज से अटैचमेंट थी। yes, और 1920s का एक अहम वाकया जो था वो नेहरू रिपोर्ट की पब्लिकेशन थी, और अगरचे वो उनके फादर के नाम से है लेकिन वो भी उस कमेटी के सेक्रेटरी थे। तो पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में नेहरू रिपोर्ट पे बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि उसको ये भी कहा जाता है पार्टिंग ऑफ द वेज हो गई, गोया हिंदुओं की और मुसलमानों की जो है ना सेपरेशन, वो नेहरू रिपोर्ट उसमें एक अहम किरदार है उसका। तो जबकि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने अभी जिन्ना साहब पे जो अपनी डिटेल्ड बुक लिखी है, दैट इज द मोस्ट डिटेल्ड बुक ऑन जिन्ना, उसमें वो ये कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट वाज वेरी रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट, और उसमें ये कहा गया था कि अमंग अदर थिंग्स कि देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन और मेन equal एंड rights for वुमेन all, विल एंजॉय इक्वल राइट्स एज सिटीजन। उसके जवाब में फिर जो है वो जिन्ना साहब ने 14 पॉइंट्स दिए, 14 points, और मुस्लिम लीग को गिला ये था कि जी वेटेज का जो सिस्टम था जो 1916 में लखनऊ पैक्ट में माना गया था, वो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट कर दिया। तो जिन्ना साहब के पॉइंट्स जो थे 14 पॉइंट्स, वो 1929 में आए, जिनमें अमंग अदर थिंग्स ये कहा गया कि मुसलमानों को प्रोविंसेस में भी और फेडरल लेवल पर भी 33% रिप्रेजेंटेशन 33%, दी जाए, वन yes. थर्ड। जी, तो आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के टोटल विजन को बयां करती है कि उसमें उनका जो सपना था कि वो कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। वो एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान चाहते थे जिसका कोई स्टेट रिलीजन ना हो, मींस सेक्युलर, एंड ऑल्सो मर्द और औरत जो है पूरी तरह से बराबर हो, हर जात पात के लोग बराबर हों। तो उनका जो पूरा विजन है वो इस डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। और जिन्ना के 14 पॉइंट्स थे उसको नेहरू ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, एंड ही कॉल्ड इट जिन्नास रिडिकुलस 14 पॉइंट्स, क्योंकि उसमें जो प्रोविजंस थे कि मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिले प्रोविंशियल कैबिनेट्स में भी और जो है फेडरल कैबिनेट में भी। तो इस तरह के प्रोविजंस जो है वो अनएक्सेप्टेबल थे कि लाइक मसलन उड़ीसा जैसा कोई स्टेट है जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन 2% है, वहां पर भी मुसलमानों को 33% रिजर्वेशन मिले। तो इस टाइप की चीजें दे डोंट मेक टू मच सेंस। So that's why it was rejected by Nehru and the entire Congress party. तो इसीलिए जो है वो बात बन नहीं पाई। अच्छा ऋषि, अब हम आते हैं 30s की तरफ। 30s में जब हम आते हैं तो कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई बहुत सारे सूबों में। उस वक्त जो है ये कहा गया कि यूपी में अगर नेहरू थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते और मुस्लिम लीग को 2 मिनिस्ट्री दे देते तो ये जो डिमांड है पार्टीशन की वो शायद कभी ना की जाती, और यूपी ही से फिर एक गोया ये जो मूवमेंट थी पार्टीशन की वो शुरू हुई। और मौलाना आजाद ने भी क्रिटिसाइज किया है पंडित नेहरू को, अगरचे उनकी दोस्ती भी बहुत थी लेकिन वो उन्होंने पंडित जी को क्रिटिसाइज किया है इस लिहाज से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो 1937 इलेक्शंस की बात है तो उसका बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा। उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दे फॉट एज राइवल्स, और जो इलेक्शन कैंपेन था वो काफी जो है लाइक उनकी आइडियोलॉजीज थी, इलेक्शन कैंपेन था वो ड्रेस्टिकली अपोजिट था मतलब एक दूसरे के। कांग्रेस का कैंपेन था, इट वाज फोकस्ड ऑन डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स, सेक्युलरिज्म, लाइक दैट। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग का जो था कैंपेन, इट वाज बेस्ड ऑन शरीयत एंड इस्लामिक रूल, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक लॉज, लाइक दैट। तो कोई सिमिलैरिटी, कोई आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस था ही नहीं दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टोज में भी, उनके इलेक्शन कैंपेन्स में भी। तो दे फॉट एज राइवल्स। फिर जब इलेक्शन हो जाता है तो बात होती है कि कुछ कोalition टॉक से स्टार्ट होती हैं कि जो है मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके गवर्नमेंट चलाएं, और इस तरह की बात होती है। और ये होता है कि 2 सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग को दी जाए कैबिनेट में आउट ऑफ 6,
और एक कांग्रेस की तरफ से जो उस टाइम के काफी बड़े लीडर थे रफी अहमद किदवई, वो रहेंगे। तो 6 में से 3 जो है पोजीशंस मुसलमानों को दी जाए कैबिनेट में। बट उसमें होता यह है कि मौलाना आजाद और जो पूरी कांग्रेस लीडरशिप रहती है वहां की, यूपी की, उत्तर प्रदेश की, उस टाइम उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, वो मुस्लिम लीग के सामने ये प्रपोजल रखते हैं कि यू शुड वाइंड अप योर ऑर्गेनाइजेशन एंड मर्ज विथ कांग्रेस, तभी हम आपके साथ कोई गवर्नमेंट जो है वो चलाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो वे कि हम आपको आपके साथ अलायंस करके कोई गवर्नमेंट चलाएं। और ये जो 2 मिनिस्ट्रीज की बात है, नेहरू अग्रीड टू दैट। और ये राजमोहन गांधी ने अपनी बुक में भी कोट किया है एक लेटर राजेंद्र प्रसाद को, कि हम जो है मुस्लिम लीग को 2 सीट देने के लिए तैयार हैं कैबिनेट में, और तीसरे होंगे रफी अहमद किदवई। तो इसको भी लेके कांग्रेस के कुछ सेक्शंस में रिजर्वेशन रहता है कि 6 में से 3 सीट्स को दी जा रही है मुस्लिम्स को, बट कांग्रेस लीडरशिप मोर और लेस अग्रीड विद दैट। पर बात यहीं पर जो है वो नहीं खत्म हो जाती है कि कांग्रेस ये शर्त रखती है मुस्लिम लीग को कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप करके कांग्रेस में मर्ज हो जाएं। तो इस पर जो है उनके नेगोशिएशन टूट जाते हैं। बट कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं थी मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करने की, बिकॉज दे हैड द मेजोरिटी, वो गवर्नमेंट अपनी बना सकते थे। सो व्हाई दे शुड एंटर इनटू एन अलायंस, और वो भी एक ऐसी पार्टी के साथ जिसकी आइडियोलॉजी पूरी तरह से डिफरेंट हो, और पूरी तरह से मतलब एक तरह से रिएक्शनरी, जिसको कांग्रेस लीडरशिप समझे, और कांग्रेस लीडरशिप जिसकी थिंकिंग टोटली अपोजिट हो मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी के। तो वो क्यों अलायंस करेंगे एक ऐसी पार्टी के साथ? इसीलिए 37 इलेक्शन में जो है वो अलायंस हो नहीं पाता है। और कई लोग कहते हैं कि वहीं से पाकिस्तान मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है, पर वैसा वो सही बात नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान मूवमेंट की स्टार्टिंग काफी पहले से हो चुकी थी। पहले से हो चुकी थी? कब हुई आपके ख्याल में ये? मेरे ख्याल से तो औरंगजेब के टाइम से स्टार्टिंग हुई पाकिस्तान मूवमेंट की, क्योंकि ये कैसे कह सकते हो? औरंगजेब ने जब शरीयत के हिसाब से रूल करना स्टार्ट किया और फतवा आलमगीरी कंपाइल की, मैं तो कह सकता हूं कि उस टाइम से शरीयत रूल स्टार्ट किया इंडिया में। क्योंकि उसके पहले जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम रूलर्स थे, मोर एंड लेस वो शरीयत को ओवर रूल करते थे और लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के हिसाब से रूल करते थे। बट औरंगजेब ने जो है इस्लामिक लॉ को कंपाइल किया और इस हिसाब से रूल स्टार्ट किया, और कह सकते हैं कि वही पाकिस्तान का बेसिस बना। दैट्स व्हाई जिना की डेथ पर भी, जिना के फ्यूनरल पे शब्बीर अहमद उस्मानी ने जिना को कहा था कि ही इज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम आफ्टर औरंगजेब। तो मेरे हिसाब से तो ये है। अच्छा, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में भी पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक्स में बहुत पढ़ाया जाता है कि उन्होंने अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज किए, नाकाबिले बयान मजालिम ढाए मुसलमानों के खिलाफ। पीरपुर रिपोर्ट एक पब्लिश हुई थी, एक दो और रिपोर्ट्स भी थी इसी तरह की। फजलुल हक साहब ने भी काफ़ी बातें की, जो बंगाली लीडर थे, कि जी मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये अलग बात कि जब कांग्रेस ने ये कहा कि इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे हम ये इन्वेस्टिगेट करवा लेते हैं, वो इस पे कोई अपनी जजमेंट दें, तो उस पर फिर मुस्लिम लीग पीछे हट गई थी। तो बहरहाल डे ऑफ डिलीवरेंस भी बनाया था मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने 2.5 साल के बाद रेजिग्नेशंस दिए। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, और अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज सो कॉल्ड जो कांग्रेस ने की मुसलमानों पे फ्रॉम 1937 टू 39, इस पर लॉर्ड लिथगो, जो कि मोस्ट प्रो मुस्लिम लीग ब्रिटिश वाइसरॉय माने जाते हैं, उन्होंने तक ने कहा कि इन एलिगेशंस में कोई सच्चाई नहीं है। और जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे उस टाइम, उन्होंने भी कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एलिगेशंस में कि कोई एट्रोसिटीज हो रही है मुसलमानों पे। तो ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था जिना और मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अच्छा, 40s में हम आ जाते हैं, तो कांग्रेस ने शुरू की क्विट इंडिया मूवमेंट। उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक बड़ी गलती थी कांग्रेस की। अगर वो इस तरह की कोई मूवमेंट शुरू ना करते तो मुस्लिम लीग को वो मौका ना मिलता जो कांग्रेस की लीडरशिप को जेल में डालकर, अंग्रेजों ने उनकी लीडरशिप को जेल में डाल दिया और मुस्लिम लीग के लिए मैदान खुला हो गया। आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट? देखिए, गांधी जी की ये सोच थी कि ब्रिटिशर्स जो है ये सिर्फ जो है टाइम मार्क कर रहे हैं, और ये जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस दे नहीं रहे हैं, और ये बस जो है कुछ बहानेबाजी कर रहे हैं।
सो इट्स द टाइम यू नो फॉर द फाइनल स्ट्राइक। तो इसलिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया अगस्त 1942 में। और गांधी जी की सोच ये थी कि ये मूवमेंट इतना ज्यादा इंपल्स जो है पूरे कंट्री में क्रिएट कर देगा कि हमें 2 हफ्ते में इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, वी वुड बी फ्री इन 14 डेज। गांधी जी की सोच ये थी। पर उसके जब उन्होंने लॉन्च किया उसके अगले ही दिन गांधी जी को एंड द एंटायर यू नो कांग्रेस लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया गया और हजारों हजार लोगों को अरेस्ट किया गया पूरे कंट्री में। तो गांधी जी didn't anticipate this kind of reaction from the British rule, from the British government। तो 1942 में वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आजादी दिलाने में नाकाम रहा। पर उससे ये क्लियर हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, स्पेशली लंदन में, कि अब जो है ज्यादा समय तक हम इंडिया पर रूल नहीं कर सकते हैं। और अगर गांधी फिर से ऐसा कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं दैट वुड बी द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ये क्लियर हो गया था कि अब जो है नाउ इट्स टाइम टू लीव इंडिया एंड दैट आफ्टर दैट इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इसीलिए उस टाइम के ब्रिटिश वायसरॉय ने भी कहा कि इट इज द बिगेस्ट अपराइजिंग आफ्टर द 1857 रेबेलियन। तो ये हम कह सकते की लेगेसी है। अच्छा ऋषि, हम आते हैं आगे 46 पे। तो एक क्रिटिसिज्म जो पंडित नेहरू पे होता है वो ये है कि उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को नाकाम बना दिया, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान से पार्टीशन अवॉइड की जा सकती थी। और पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिन्ना साहब वाज वेरी फ्लेक्सिबल, और अगरचे उन्होंने इनिशियली क्रिटिसाइज किया कैबिनेट मिशन प्लान को, लेकिन जब कांग्रेस ने उसको बिलाखिर उन्होंने मई में ये आया था, जून में एक्सेप्ट कर लिया, तो लेकिन कांग्रेस ने जब उस पे अपनी ये कहा कि हम तो वी विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अनफेटर्ड, तो उस पे फिर मुस्लिम लीग ने अपनी जो एक्सेप्टेंस थी वो वापस ले ली। और फिर कलकत्ता में जैसे फसादात हुए, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। तो वो कहते हैं कि उसमें पंडित नेहरू का फॉल्ट है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पार्टीशन की जिम्मेदारी जो है ना वो जिन्ना साहब के बजाय पंडित नेहरू पे आती है। और आपको पता है कि आयशा जलाल जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन हिस्टोरियन है जिनकी बड़ी मशहूर किताब है द सोल स्पोक्समैन, उन्होंने ये कहा है कि पंडित नेहरू अपनी डायनेस्टी के लिए चाह रहे थे कि यूपी की जो है ना डोमिनेशन वो बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने जो बड़े सूबे थे पंजाब और बंगाल उनको डिवाइड करवा दिया। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं आयशा जलाल के क्रिटिसिज्म पर आता हूँ। उन्होंने कहा कि वो डायनेस्टी स्टार्ट करना चाहते थे। अगर इस बात में सच्चाई होती तब जो है जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद इंदिरा गांधी बनती प्राइम मिनिस्टर, बट शी वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर हिज डेथ। तो इसी से प्रूव हो जाता है कि वो कोई डायनेस्टी जो है नहीं चाहते थे। इवन शी वाज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इंदिरा गांधी वो सांसद नहीं थी जब तक जवाहरलाल नेहरू थे जिंदा, जब तक वो पावर में थे। सिर्फ एक बार वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी 1959 में 1 साल के लिए, और उसके बाद जो है वो हट गई। और ऑन दी अदर हैंड वल्लभ भाई पटेल की जो बेटी थी वो शी वाज कंटिन्यूअसली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंस। और फिर मैं आता हूं कैबिनेट मिशन प्लान पे। कैबिनेट मिशन प्लान पर रिजर्वेशंस थे दोनों को ही, कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी। मुस्लिम लीग ने तो कहा था कि इसने तो रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान को, सो वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। पर फिर मुस्लिम लीग ने ये देखा कि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है कांग्रेस को मिल जाए लाइक पावर फॉर द गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो उसमें ये था, तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया ये कहते हुए कि पाकिस्तान रिमेन्स आवर अनऑल्टरेबल गोल, और हम कैबिनेट मिशन प्लान को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं समय की नजाकत को देखते हुए, बट वी कैन स्टेप बैक फ्रॉम इट एनी टाइम। तो ये कैसी एक्सेप्टेंस हुई कि आप एक्सेप्ट करते हुए बोल रहे हैं कि हम कभी भी इससे पीछे हट सकते हैं? दिस इज नॉट अ सिंसियर एक्सेप्टेंस एट ऑल। और कांग्रेस के भी काफी रिजर्वेशंस थे कैबिनेट मिशन प्लान पर, कि सबसे पहले तो ग्रुपिंग का मसला था। ग्रुपिंग के मसले में पूरा ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल जो है ये मुस्लिम ग्रुप में इसको रहना था। पूरे आसाम को, आसाम वाज अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, पर आसाम को भी एक मुस्लिम ग्रुप में ही रहना था।
तो इसको लेके गांधी जी को काफी रिजर्वेशंस थे. सो गांधी जी एडवाइज्ड द कांग्रेस टू रिजेक्ट द कैबिनेट मिशन प्लान. तो उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजों की नीयत सही नहीं लग रही है, और उसमें जो है बट बाकी की कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं इस प्रपोजल को और मुस्लिम लीग वो एक्सेप्ट कर ही लेगी बिकॉज दे वांट टू बी इन द पावर, तो फिर ये होगा कि जो है मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में आ जाएगी और हम जो है वो अपोजिशन में चले जाएंगे. तो इसको देखते हुए कांग्रेस ने भी आधे मन से वो डिक्लेयर किया कि हम जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, और मुस्लिम लीग ने भी वही किया. और वही उसी के लाइंस पर जवाहरलाल नेहरू ने 1946 के जुलाई में कहा कि वी रिमेन अनफेटर्ड बाय एनी कमिटमेंट्स, वी आर नॉट मेकिंग एनी कमिटमेंट एक्सेप्ट टू गो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और मुझे नहीं लगता कि ये ग्रुपिंग्स वाला जो है ये सक्सेसफुल रहेगा, इसकी ग्रुपिंग्स की. तो इसको लेके जिना ने काफी बड़ा इशू बनाया, बट जिना वाज कंटिन्यूअसली गिविंग स्टेटमेंट्स कि हम कभी भी इससे पीछे हट सकते हैं और कांग्रेस इज बिहेविंग लाइक डिक्टेटर एंड दिस दैट. तो जिना वाज तो शुरू से ही ये चीज कह रहे थे कि हम कभी भी इससे पीछे हट जाएंगे, और वही फिर बाद में हुआ ही. अच्छा, एक चीज मैं इसमें जिक्र करना चाह रहा हूं कि इकबाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द वन हु एक्चुअली केम अप विद द ड्रीम फॉर पाकिस्तान, उनके बारे में उनके बेटे ने लिखा है, जिनका नाम है जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल, जिनकी हाल ही में डेथ. जी, उनकी किताब है बड़ी मशहूर, जिंदा रूद, उर्दू में है वो, और मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है वो, रेख्ता की वेबसाइट पे. उसमें वो लिखते हैं कि इकबाल नेहरू खानदान और खास तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत मोहब्बत करते थे. मैंने अपनी आंखों से उन्हें पंडित नेहरू से शफकत यानी अफेक्शन का इजहार करते देखा. और ये वो बात कर रहे हैं पंडित नेहरू जब लाहौर आए जनवरी 1938 में, तो उस वक्त वो अलामा इकबाल से मिलने उनके घर गए थे, और अलामा साहब ने बहुत वार्मली उनका वेलकम किया, बहुत अफेक्शन का इजहार किया. तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में आपको नजर नहीं आती. अच्छा जी, आगे हम चलते हैं. एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास हुआ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये बात है 22 जनवरी 1947 की. पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की बहुत बात होती है, जो मार्च 49 में पास हुआ था, और उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जिन्ना साहब के विजन के खिलाफ था, खास तौर पे जिन्ना साहब की जो 11 अगस्त 1947 वाली स्पीच है, जिसमें उन्होंने कहा था यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट. यानी रियासत के जो मामलात हैं उनसे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं होगा. अच्छा, उसके मुकाबले में इंडिया में जो रेजोल्यूशन आया उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, और वो यूनानिमसली पास हुआ, और उसके लिए तकरीबन 40 दिन दिए गए थे. 13 दिसंबर 1946 को ये पेश हुआ, और 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट किया गया. तो पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो अडॉप्ट हो गया था. हालांकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इस पे मजीद डिलिब्रेशन, इस पे मजीद डिस्कशन होनी चाहिए. तो आप ब्रीफली बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं इस पे. देखिए, जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इससे पहले हम ये समझे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिया की, उसे दिसंबर 9, 1946 को कन्वीन किया गया. तो महज 5 दिनों में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस दैट. और अगर आप उसको पढ़ेंगे सो एग्जैक्टली लगभग वही चीज जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जाके बनी. सो द बेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, जिसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बातें हैं, it was from the preamble introduced by Jawaharlal Nehru on December 13th 1946. और उसके लिए करीब 1 महीने का वेट इसीलिए किया गया क्योंकि they were waiting for the Muslim League to join the Constituent Assembly, और सबकी यही उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग ज्वाइन करे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एंड देन we'll discuss, debate on it, and then we'll pass it. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुस्लिम लीग ने कभी ज्वाइन नहीं की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो उसलिए फिर दिसंबर का पूरा वेट किया गया, और जनवरी 22 को फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको पास कर दिया यूनानिमसली, और कहा कि अब हम और ज्यादा मुस्लिम लीग का वेट नहीं कर सकते.
तो उसमें जो बातें थी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनी, जिसमें डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बातें थी। ऑन दी अदर हैंड जो पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो शुरू से ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा और उसको इंट्रोड्यूस कराने में ही 2 साल लग गए। 2 साल तक तो वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाया और फिर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो जितने भी हिंदू मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे अपोज्ड इट और कहा कि ये जिना के विजन के अगेंस्ट है, इंक्लूडिंग जोगेंद्र नाथ मंडल एंड धीरेन्द्र नाथ दत्ता, ऑल दोस बिग लीडर्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल, और तभी से वो कंट्रोवर्शियल रहा है। इवन पाकिस्तान की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल रही है फ्रॉम द बिगिनिंग। और उसमें ऋषि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे 75 और सिर्फ 22 लोगों ने 22 मेंबर्स वोटेड फॉर इट। और ये बात भी पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में नहीं आती कि सिर्फ 22 लोगों ने उसके हक में वोट दिया था। ये पॉइंट भी कुछ लोग उठाते हैं कि स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव है ये तो आपको बिल्कुल शुरू में डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई किस लिए आपने एक स्टेट बनाई है, क्या किधर आप जाना चाह रहे हैं, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है ये कोई 1.5 साल के बाद आया, मार्च में आया। मैंने एक मुस्लिम लीग के लीडर थे उस वक्त के सरदार शौकत हयात, एट दैट टाइम ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर्स। तो उनसे मैंने पूछा ड्यूरिंग माय स्टूडेंट डेज, उनसे मैं मिलने गया तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की बात हुई तो वो कहने लगे कि वो तो लियाकत अली खान ने जुल दिया था शबीर अहमद उस्मानी को, यानी उनको चक्कर दिया था। बहरहाल आगे हम आते हैं कि 46 में पंडित नेहरू जो है वो पेशावर आए, फिर आगे ट्राइबल एरियाज में गए तो उन पे वहां पथराव भी हुआ, उन पे अटैक भी हुआ। तो क्या इस तरह के जो अटैक हैं क्या मुस्लिम लीग के लीडर्स पर भी कांग्रेस के सपोर्टर्स या कांग्रेस के एक्टिविस्ट्स करते थे, या ये मुस्लिम लीग के लोग ही इस तरह की चीजों में मुलव्वस होते थे? देखिए शुरू से ही मुस्लिम लीग जो है वो उसका यही रहा है कि लाइक होलीगनिज्म किया जाए, और अंबेडकर ने भी अपनी किताब में लिखा है ये कि मुस्लिम लीग शुरू से ही गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स करती आई है, और जो ये हमला हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, इट वाज वन ऑफ देम। और इवन मौलाना आजाद पर भी कई बार अटैक हुए मुस्लिम लीग के लोगों ने किए, इसका भी हिस्ट्री में रिकॉर्ड आता है। एक दफा तो सुना है कि वो रेलवे स्टेशन पे गालबन शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना आजाद जा रहे थे कलकत्ता, तो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वहां शिमला कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फोन कर दिया कि अभी मौलाना फलां ट्रेन से आ रहे हैं तो कुछ करो। उस पे फिर वहां पे उनके स्टूडेंट्स ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काफी उनके साथ बदतमीजी की। अच्छा, तो इस तरह की आगे एक्टिविटी मुस्लिम लीग करती आई शुरू से ही। अच्छा, आगे हम आते हैं पार्टीशन के बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तान में पंडित नेहरू पे कि कश्मीर के इशू पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ धोखा किया। इंडिया में भी क्रिटिसिज्म होता है, इंडिया में भी क्रिटिसिज्म होता है पंडित नेहरू क्या क्रिटिसिज्म? इंडिया में क्या क्रिटिसिज्म है? देखिए इसका हमें पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, कश्मीर प्रिंसली स्टेट का क्या बैकग्राउंड था। कि यहाँ पर जो है लाइक एक पार्टी बनाते हैं शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास, जिसका नाम होता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की वो पार्टी बनाते हैं, बट वो डिक्लेयर करते हैं कि इट इज अ सेक्युलर पार्टी। इसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, बट यू नो इट स्पीक्स फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर फिर लाइक जवाहरलाल नेहरू की जो है मुलाकात होती है शेख अब्दुल्ला से, and Sheikh Abdullah, he was very much impressed by the vision of Jawaharlal Nehru and his socialism and all that, and land reforms की जो उनका विजन था उसके बारे में। तो फिर जवाहरलाल नेहरू के कहने पे ही चेंजेस द नेम ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसी से जो है उनके और चौधरी गुलाम अब्बास के बीच जो है वो दरार पड़ जाती है, और चौधरी गुलाम अब्बास जो है वो दूर होते जाते हैं फ्रॉम शेख अब्दुल्ला। तो इसका ये बैकग्राउंड है। फिर जब इंडिपेंडेंस नजदीक आती है तो ये रहता है कि प्रिंसली स्टेट्स चूंकि they were not ruled directly by the British government, by the British Empire.
सिर्फ 3 चीजें ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस। तो ये कहते हैं ब्रिटिश लाइक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये लिखा रहता है कि जो है सुजेरेनिटी है वो दैट, और जितने भी एग्रीमेंट्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रिंसली स्टेट्स के साथ, दे विल एंड ऑन August 15th एंड all the princely states will be independent। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और फिर ये वहां के रूलर्स पर होगा इंडिविजुअल कि वो कहाँ जाना चाहे, वो इंडिया में रहना चाहे, पाकिस्तान में रहना चाहे, या इंडिपेंडेंट रहना चाहे। तो ये रहता है। अब कश्मीर की ये सिचुएशन रहती है कि कश्मीर वाज मुस्लिम मेजॉरिटी, पर वहां की जो है मेन पॉलिटिकल पार्टी रहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट वाज सपोर्टिंग द कांग्रेस एंड द सेक्युलर नेशनलिज्म एंड अपोजिंग द टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना। तो ये रहता है, पर चूंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी रहता है और कंटिन्यूअस भी रहता है पाकिस्तान से, इंडिया से जो है उसकी बॉर्डर सिर्फ एक रोड जाती है, तो सबको यही रहता है कि कश्मीर नेचुरली कश्मीर विल बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और सरदार पटेल की भी यही सोच थी कि इसीलिए जो माउंटबेटन की तरफ से गया था मैसेज, उसमें ये था कि सरदार पटेल ही इज ओके दैट कश्मीर बिकम्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और इवन September 13th 1940, आई थिंक इट वाज 12th और 13th 1947 को बलदेव सिंह से कहते हैं सरदार पटेल कि इफ कश्मीर डिसाइड्स टू जॉइन पाकिस्तान, आई हैव नो इश्यूज। बट नेहरू शुरू से ही उनकी ये सोच रहती है कि कश्मीर शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, और इसी हिसाब से जो है उनकी वो पूरी स्ट्रेटेजी रहती है। इसीलिए वो जो कश्मीर के राजा रहते हैं उनको कहते हैं कि आप शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करें, कि जो है यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो सके। और एक बार पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके बाद जो है वी विल डिसाइड ऑन कश्मीर फेट, एंड आई एम होपफुल दैट कश्मीर विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस वो हमारे साथ है। तो उसके बाद ये होता है कि सितंबर 1947 में शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाता है जेल से, बिकॉज ही वाज अरेस्टेड द प्रीवियस ईयर एज ही वाज कैंपेनिंग अगेंस्ट द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको रिहा किया जाता है और पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, विच वाज फॉर एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। बट अक्टूबर में पाकिस्तान अटैक कर देता है, जो कबायली आर्मी रहती है वो, और फिर ये जो है इस प्रेशर में आके वो इंडिया में एक्सीड कर जाते हैं। जब तक जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया था जूनागढ़ का एक्सेशन, तब तक सरदार पटेल he was okay with Kashmir becoming a part of Pakistan। पर जब जूनागढ़ का एक्सेशन एक्सेप्ट करते हैं, फिर जो है he kind of becomes interested in जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। और उसके बाद जैसे माउंटबेटन लाहौर गए थे और उन्होंने जो है तीनों स्टेट्स में प्लेबेसाइट के लिए कहा कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में हम प्लेबेसाइट करवा देते हैं, बट जिन्ना रिफ्यूज्ड कि हैदराबाद में प्लेबेसाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद वो नहीं चाहता है कि वो किसी भी डोमिनियन इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट बने। तो बस वही एक रियलिस्टिक जो है प्रपोजल था, और वही टाइम था जब कोई प्लेबेसाइट पॉसिबल था। बट आफ्टर दैट द विंडो वाज शट फॉर द प्लेबेसाइट। और वही नेहरू ने कहा भी कि बाय द एंड ऑफ 1948 आई बिकेम कन्विंस्ड दैट देयर वुड बी नो प्लेबेसाइट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेटस को इज द ओनली ऑप्शन। और जो सीज फायर एक्सेप्ट किया जाता है, वो सीज फायर एक्सेप्ट करने के भी कई रीजंस हैं, क्योंकि पहली बात ये कि जो इलाका पाकिस्तान में गया इट वाज ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम, तो पूरा 100% मुस्लिम एरिया था। वहां पर चौधरी गुलाम अब्बास जो कि प्रो मुस्लिम लीग और प्रो पाकिस्तान थे, उनकी काफी पॉपुलैरिटी थी। वो जो एरिया था वो टेरेन काफी हार्श था। और आप पहले ये समझिए कि लड़ाई जो चली है जम्मू एंड कश्मीर में वो करीब 15 महीने चली है, और इंडिया के पास जो एरिया है उसको कैप्चर करने में इंडियन आर्मी को महीनों लगे हैं। वहां पर अगर वॉर कंटिन्यू होता इनटू पीओके, तो फिर उसको कैप्चर करने में गॉड नोस कितना टाइम लगता। और यही जो है व्यू इंडिया जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल्स थे उनका था, एंड सरदार पटेल अग्रीड विद दैट। और इसको आर्काइव में आप पढ़ भी सकते हैं कि सरदार पटेल अग्रीड विद द सीज फायर।
तो सीज फायर एक्सेप्ट करने के यही रीजंस थे कि टेरेन काफी हार्श था, कितने टाइम में जो है आर्मी 48 में या 49 में कैप्चर कर पाती वो एरिया, नोबडी वाज श्योर। जो लोग थे वहां के वो दे वर लाइक प्रो मुस्लिम लीग एंड प्रो पाकिस्तान। और तीसरी बात यह है कि पूरी कश्मीर वैली तब तक इंडिया के पास आ चुकी थी। जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है कश्मीर वैली का वो इंडिया के पास था, और जो पाकिस्तान के पास है वो एक्चुअली जम्मू का इलाका है, पाकिस्तान के पास कश्मीर का इलाका नहीं है। तो जिसको पीओके आजाद कश्मीर कहा जाता है वो कश्मीरी स्पीकिंग एरिया नहीं है, एक्चुअली वो पहाड़ी जो है स्पीकिंग एरिया है। हार्डली 5-6% लोग वहां के कश्मीरी बोलते हैं इन द नीलम वैली डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा वहां कोई कश्मीरी नहीं रहता है। तो वो एक्चुअली जम्मू का इलाका है, इट इज नॉट कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर नेहरू की का जो रूल था उसका एक अहम वाकया था चाइना इंडिया वॉर, और उस पर वो बहुत डिसल्यूजन हुए, बहुत उन पर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि उन्होंने डिफेंस को निगलेक्ट किया, और उसका नतीजा था कि एक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा इंडिया को। आप कैसे देखते हैं इसको? और फिर नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी वो बहुत एक्टिव थे। देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। नॉन अलाइन मूवमेंट का तो यही था कि लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही दो प्रेशर ग्रुप्स बन गए थे पूरे वर्ल्ड में, दो ग्रुप्स बन गए थे। एक था नेटो लेड बाय अमेरिका, और दूसरा था सोवियत यूनियन एंड लेड बाय अदर कंट्रीज, जिसमें जो कई सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज शामिल थे। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को यही था कि हमको किसी भी ग्रुपिंग में शामिल नहीं होना है, और जितने भी एशिया और अफ्रीका में मुल्क आजाद हुए हैं इनको ना तो अमेरिका का पिछलग्गू बनना है, न ही इनको सोवियत यूनियन का पिछलग्गू बनना है। तो उसमें यही था कि हम जो है अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे, बट वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। तो इंडिया की यही जो है स्टार्टिंग से स्ट्रेटजी थी, और इंडिया का ये था कि हम जो है सबके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम सबके साथ कोलैबोरेट करेंगे अपने डेवलपमेंट, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी प्रोग्रेस के लिए। तो हमारे लिए यूएसए भी अनटचेबल नहीं है कि हम यूएसए के साथ जो है अलाई नहीं करेंगे, और सोवियत यूनियन भी अनटचेबल नहीं है कि हम उसके साथ जो है अलाई नहीं करेंगे। जो हमारे हित में होगा, जो हमारे मफादात में होगा, हम उसके लिए काम करेंगे। तो हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। तो यही इन शॉर्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट था। इसीलिए आप देख सकते हैं आईआईटीज में कोई आईआईटी नेहरू जी ने यूएसएसआर की मदद से एस्टेब्लिश किया, कोई अमेरिका की मदद से एस्टेब्लिश किया। तो ऐसा ही उनकी पूरी स्ट्रेटजी थी नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया वो इंडिया चाइना वॉर को लेके किया। तो इंडो चाइना वॉर को लेके ये जो है लाइक टोटल उसका ये बैकग्राउंड है कि इंडिया और चाइना के बीच, एक्चुअली इंडिया और तिब्बत कहना पड़ेगा, तो इंडिया और तिब्बत के बीच कोई बॉर्डर वेल डिफाइंड थी नहीं। तो वेल डिफाइंड बॉर्डर नहीं थी, तो अक्साई चीन का जो एरिया है वो इट वाज काइंड ऑफ लाइक वहां पर कोई बॉर्डर वेल डिफाइंड थी नहीं इंडिया चाइना के बीच। तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू ही क्लेम्ड द होल ऑफ अक्साई चीन। तो चाइना में ये लाइक डर पैदा हुआ कि इंडिया जो है वो तिब्बत के मामले में कुछ करना चाहता है। और जब 1959 में दलाई लामा इंडिया आ गए और इंडिया में उन्होंने एग्जाइल ली, तो इससे और ज्यादा उनका शक गहराता गया कि इंडिया तिब्बत में कुछ कर सकता है। उसके बाद जो है क्लैशेस थोड़े स्टार्ट हुए इंडो चाइना बॉर्डर पे, क्लैशेस स्टार्ट हुए। नेहरू अप्लाइड लाइक फ्रंट लाइन पॉलिसी। तो नेहरू ने जो है सोल्जर्स को बड़ी तादाद में भेजना स्टार्ट किया, और उस टाइम आर्मी जो लीडरशिप थी, जनरल थापर इंक्लूडिंग ऑल दोस पीपल, उनका भी यही मानना था कि चाइना काफी कमजोर है एंड चाइना विल नॉट डेयर टू अटैक इंडिया। तो आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ आर्मी, ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, all these things led to the war of 1962। और जो उस टाइम के एक डिप्लोमेट थे रतन लाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार होते, आई थिंक ही वाज अ नेफ्यू और समथिंग। तो उन्होंने लिखा जवाहरलाल नेहरू को एक खत कि हमें जो है लाइक इतनी एग्रेसिव पोस्चर नहीं अपनाना चाहिए चाइना के अगेंस्ट, बिकॉज उसका यही एक रिजल्ट होगा कि चाइना पर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि इट माइट गो टू वॉर विथ इंडिया। तो हमें ऐसा नहीं करें एंड वी शुड बी ओपन टू नेगोशिएशंस, और हमें नेगोशिएशंस जारी रखने के चाहिए।
just for marking time, और इसको आप archives में पढ़ सकते हैं इन letters को, just for marking time. But Nehru, he continued his aggressive policy towards China, और फिर यही हुआ कि 62 में चाइना ने अटैक किया and they captured the Aksai Chin area. और वो इवन यहाँ भी जो है क्या बोलते हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया था, बट उन्होंने खुद जो है सीज फायर डिक्लेयर किया और जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया था वो खाली कर दिया और अक्साई चीन उनके अंडर में आज भी है. तो आप कह सकते हैं लाइक एग्रेसिव पॉलिसी, ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल्सो इंडियन आर्मी की लीडरशिप भी उसमें शामिल थी और वीके कृष्णा मेनन भी उसमें शामिल थे जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे. तो इन सब चीजों की वजह से जो है 1962 का वॉर हुआ. और ये मैं बताता चलूं कि ये जनरल थापर जो थे, मशहूर जो एंकर पर्सन है, इंटरव्यूअर हैं, करण थापर के ये फादर थे. और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि करण थापर he holds a PhD from Oxford University. Yes.